चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तो पढ़ लिया है सभी ने। आज से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज जब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इतिहास क्या होता है। ठीक है। तो आज चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इतिहास है क्या। ठीक। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अतीत की जो भी घटनाएं हैं, जब आप प्राचीन काल से लेकर बात करें या मानव सभ्यता के जन्म से लेकर बात करें, तो जितनी भी घटनाएं मानव के जन्म से लेकर अब तक वर्तमान 2023 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना। किसके साथ आप अध्ययन करेंगे? उसके साथ आप अध्ययन करेंगे जिनके साक्ष्य मौजूद हैं। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, जिनके साक्ष्य मौजूद हैं, वही इतिहास कहलाता है। ओके। तो इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मानव का जन्म हुआ और वहां से लेकर मानव पहले समाज में रहना सीखा, संस्कृति सभ्यता आदि का विकास होता है। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से जो आपके ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग भाग में विभाजित किया है। ठीक है। मूल रूप से इतिहास को जब आप अध्ययन करेंगे तो हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। पहला भाग जो है वो आपका कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल कहलाता है आपका? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जैसे कि आपके शिलालेख हैं, मृद भांड है, गुफाओं पर लिखी हुई आपकी चित्रकारी है, या शैल चित्र है, या किसी आपके सिक्के हैं, मुहरे हैं। जो भी चीजें आपको प्राप्त होती हैं या मानव के अवशेष हैं, पशु अवशेष हैं, इनको आप पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में जानते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, लेकिन हमें इस काल में किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती। ठीक। दूसरा काल जो आपके इतिहासकार बांटते हैं, वह काल कहलाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। यह आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्यों की तो प्राप्ति हुई है, लेकिन हम इन्हें पढ़ नहीं सके। इनकी लिपि कुछ इस प्रकार की लिपि थी जैसे भावचित्रात्मक लिपि थी, या किसी ऐसे शब्द विशेष या आकृतियों का इन्होंने प्रयोग किया है लिपि के रूप में जिसे आज के वर्तमान मानव के द्वारा पढ़ना संभव ही नहीं हो पाया। तो वह काल जिसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ लिखित साक्ष्यों की भी प्राप्ति हुई, लेकिन उन्हें पढ़ना आज तक संभव नहीं हो पाया, ना हम उसे डिकोड कर पाए हैं, वह काल हमारा आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है। जब आप प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से आपका पाषाण काल आता है। क्या आता है आपका? पाषाण काल। पाषाण काल में आप देखेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवीन पाषाण काल, इस तरीके से पाषाण काल आता है। फिर आप देखेंगे कि लौह युग, कांस्य युग, ताम्र पाषाण युग, इन सभी चीजों को आप किसके अंदर कंसीडर करते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मूल रूप से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति तो हुई जो कि आपके ब्रेस्टोफेडन लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए, लेकिन उन्हें पढ़ना संभव नहीं हुआ, ना ही हम उस लिपि को बहुत अधिक डिकोड कर पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसके बाद इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से ऐतिहासिक काल में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्यों की तो प्राप्ति होती ही है, इसके साथ साथ हमें पुरातात्विक साक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है। तो दोनों प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, लिखित भी और पुरातात्विक भी। लेकिन ऐतिहासिक काल में जो हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन्हें पढ़ना भी संभव है और उनकी जो लिपि है उसे हम डिकोड कर पाए। कि जैसे आपके शिलालेख प्राप्त हुए, स्तंभ लेख प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए, मोहरें प्राप्त हुई, इनमें जो भी जानकारी थी उन्हें हमने पढ़ा भी और उसे डिकोड भी किया। लेकिन चूंकि आज हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से मूलतः 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। प्रारंभिक काल में जब भारतीय इतिहास का लेखन कार्य शुरू किया गया तो इसका जिम्मा ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा उठाया गया था। हम देखेंगे
कि एक प्रमुख ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है उनका? जेम्स मिल। तो जेम्स मिल नामक जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी किताब लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या किताब लिखी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा। पहला भाग जो है वह हिंदूवादी युग के नाम से जाना जाता है। यह वह युग है जिसमें आप देखेंगे कि भारत के क्षेत्र में, या भारत का जो आज वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर या अखंड भारत पर प्रारंभिक काल से, वैदिक काल से बात करें, लेकर जो आपके अरब आक्रांता आए वहां तक का काल जो है वह हिंदूवादी युग कहलाता है। ठीक है, जिसे आप मूलतः प्राचीन काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद जेम्स मिल साहब जो हैं, जब भारत में हम देखते हैं कि 712 ईस्वी, ठीक है, ये 712 ईस्वी में अरब आक्रांता जो है वो भारत पर आक्रमण करते हैं। प्रारंभिक रूप से जो अरब आक्रांता आए, उनका मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। ठीक है, और भारत से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वो खरीद कर लेकर जाते थे और यूरोपीय देशों में उसे बेचने का कार्य करते थे। तो ये जो अरब आक्रांता आए, ये भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर नहीं आए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपके अरब आक्रांता धीरे धीरे भारत को जानते हैं, भारत के धन संपदा वैभव आदि से परिचित होते हैं, तो उन्होंने भारत में साम्राज्यवादी नीति का प्रचार प्रसार किया। और हम देखते हैं कि ये जो मुस्लिम युग है, इसे आप मूलतः 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग जो है वह आपका दिल्ली सल्तनत का कहलाता है, जिसमें आप दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि आप खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है, इन वंशों को आप क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुगल्स आए, और फिर आप देखेंगे कि मुगल का जो संपूर्ण काल है, उस काल को भी किसके अंतर्गत रखा गया? मुस्लिम युग के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जब आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हैं वो भारत पर शासन कर रहे थे, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों का जब शासन काल चल रहा था और मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गई, पतन के स्तर पर आ गई, तब हम देखते हैं कि उसी समय भारत में यूरोपीय देशों से आने वाले विभिन्न व्यापारियों का आगमन होता है, और वे व्यापारी जो हैं वो भारत में अपना व्यवसाय और कंपनियां आदि स्थापित करते हैं। धीरे धीरे जब वे भारत में आते हैं तो उनका भी मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार ही करना था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भारत में अपना शासन स्थापित किया, और लगभग 350 सालों तक जो ब्रिटिश आपके हैं उन्होंने भारत पर शासन किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस युग को ब्रिटिश युग के नाम से जाना जाता है। जब तक हम भारत के गुलाम रहे तब तक, और उसके बाद गुलामी के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्रता से लेकर आज तक का जो युग है वह आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आप इतिहास की बात करते हैं, इन्हें प्रारंभिक रूप से हम देखेंगे, जो ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल्स हैं, इन्होंने मूल रूप से इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ठीक है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको आज क्लास में शुरू करना है आधुनिक भारत। क्या शुरू करना है? आधुनिक भारत। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या ब्रिटिशर्स लोग जो हैं, इनका आगमन भारत में आधुनिकता की शुरुआत माना जा सकता है? क्या किसी विदेशी कंपनी का आना, उसका भारत में व्यापार स्थापित करना आधुनिकता की शुरुआत मानी जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि यह आधुनिकता नहीं थी। जब ब्रिटिश व्यापारी भारत आए, उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया, व्यापार के बाद शासन स्थापित किया, तो भारत तो गुलाम बना। तो क्या गुलामी को आप आधुनिकता कह सकते हैं? यहाँ पर ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर विचार करने योग्य है वो है कि आधुनिकता क्या है? आप आधुनिकता का क्या संदर्भ लेते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे आज सबसे पहले कि आधुनिक भारत क्या किसे कहते हैं, या भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकारों के बीच में भारत के इतिहास लेखन के संदर्भ में क्या क्या विवाद है। भारतीय इतिहासकारों का मानना यह है कि जो आधुनिक इतिहास है, इसमें कुछ ऐसे घटनाक्रम को हम कंसीडर करेंगे जो वास्तव में आधुनिकता को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, किसी विशेष कंपनी का आगमन जो है वो कभी भी आधुनिकता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। कोई कंपनी या कोई देश के व्यापारी यदि भारत आ रहे हैं तो ये कोई आधुनिकता की शुरुआत नहीं कहला सकती। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार रहे हैं हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री का मानना यह है कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत
या आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम तब से मानेंगे जब भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी भारत में पुनर्जागरण काल आया, भारत में औद्योगिकीकरण हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई, भारत में रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया, भारत में प्रजातंत्रीय तत्वों का जो है वो उद्भव हुआ और उनका विकास होना शुरू हुआ। साथ ही हमने अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति करी। तो हीरालाल शास्त्री जी का मानना यह है कि हम जब आधुनिक युग की बात करेंगे तो आधुनिक युग से तात्पर्य आपके औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से लिया जा सकता है। आधुनिकीकरण का प्रारंभ जो है वो भारत में रेलवे के निर्माण, यानी 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल जब चलाई गई और संपूर्ण भारत में यह प्रयास किया गया कि किस तरीके से कच्चे माल को लाने के लिए या परिवहन के साधन का विकास किया गया, तो हम देखेंगे कि जब रेलवे का विस्तार हुआ और एक गांव, एक शहर, एक कस्बा राजधानी क्षेत्र से और देश के विभिन्न भागों से क्या हुआ, जुड़ा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक दूसरे की संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह आपके अलग तरीके के प्रजातंत्रीय तत्वों के विकास में भी क्या होता है, आगे बढ़ता है या सहायक सिद्ध होता है। तो भारत में शासन प्रणाली का लागू होना, भारत में शासन की अलग तरीके की प्रकृति का स्थापित होना, यह जो है आधुनिकता का प्रतीक है। फिर आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति होती है और जो भारतीय लोग धीरे धीरे इन ब्रिटिश तथा यूरोपीय कंपनियों के गुलाम हो गए थे या उनके अनुसार कार्य करने लगे थे, ये लोग हमारे राजस्व मामले में, हमारे शासन संबंधी मामले में, हर प्रत्येक मामले में जब इन्होंने हस्तक्षेप किया तो इनकी दासता को हम स्वीकार नहीं कर पाए और एकजुट होकर हमने राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर आंदोलनों का दौर शुरू किया। ठीक है, तो जो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हीरालाल शास्त्री हैं, इनका मानना है कि आधुनिक युग का अभिप्राय किसी कंपनी के आगमन से नहीं लिया जा सकता। आधुनिक युग का अभिप्राय तो औद्योगिकीकरण, रेलवे के निर्माण, उद्योग धंधों की स्थापना, विस्तार, इसके साथ साथ प्रजातंत्री तत्वों के विकास और राष्ट्रीयता के विकास से लिया जाता है। आप देखेंगे कि जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत को 19वीं शताब्दी से माना है, जबकि हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को लिखा तो उन्होंने भारतीय इतिहास का प्रारंभ 14वीं 15वीं शताब्दी से माना। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि हम दोनों ही पृष्ठभूमि को लेकर आज आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्यों? उसका कारण यह है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आएंगी तो यूरोपीय कंपनियों की पृष्ठभूमि को पढ़ना जरूरी है। यदि आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ कर दूंगी तो थोड़ा समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो हमको कहां से शुरू करना पड़ेगा, जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आएंगी। ठीक है, तो प्रासंगिकता तो यही है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के साथ ही हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब आपको जब आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पहले तो ये जान लें कि इस आधुनिक भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहासकार कैसे अध्ययन करवाते हैं और कहां से लेकर कहां तक अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, ये यूरोपीय लोग जो है वो भारत में आए ही क्यों, क्यों उनको भारत जो है वो इतना अट्रैक्टिव लगा कि वो भारत के तरफ खिंचे चले आए, या सारे के सारे यूरोपीय देश जो है वो भारत की तरफ आने के लिए अग्रसरित क्यों हुए। ठीक है, इसका मूल कारण ये था कि जो मध्यकालीन भारत था उस समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ठीक है, तो भारत को सोने की चिड़िया कहने का मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर सोने की चिड़िया उड़ती रही होंगी। ठीक है, तो क्या है सोने की चिड़िया से तात्पर्य? सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत जो था उस समय में भारत कच्चे माल का बहुत बड़ा हब था। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत पूरे विश्व में ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज की सेंट्रलाइज्ड कंट्री थी, यानी आप देखेंगे कि बहुत सारे उद्योग जो है वो भारत में इतने अधिक विकसित अवस्था में थे और इतना गुणवत्ता युक्त कच्चा माल मिलता था कि ये यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो यहाँ भारत की तरफ आई। पहली चीज कि जब आप मध्यकालीन भारत को देखेंगे तो वहां पर जो कपड़ा उद्योग है भारत का वो सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में था। पूरे विश्व में लगभग 33% कपड़ा का निर्यात, वैश्विक मांग जो कपड़े की थी उसकी 33% नीड जो है वो कौन फुलफिल करता था? भारत फुलफिल करता था। ठीक है, दूसरी बात, कपड़े उद्योग के बाद नेक्स्ट उद्योग के बारे में चर्चा करें तो भारत में रेशम उद्योग विकसित था, भारत में नील की खेती की जाती थी।
अन्य प्रकार के मसालों की खेती की जाती थी। और हम देखते हैं कि जो आपके यूरोपियन कंट्रीज है, ये आपके शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों पर हैं। तो इन यूरोपीय देशों में उस समय में लगभग आप देखेंगे कि जो साल के 2/3 डेज होते, वहां पर वो क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं। तो बर्फ से ढके रहने के कारण ये लोग जो है एग्रीकल्चर जो ईयर होता है उस पर लंबे समय तक खेती नहीं कर पाते। खेती नहीं कर पाते तो खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसमें इनका मूल जो भोजन है वो मांस है। और इस मांस को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक यहाँ पर मसालों की मांग है। किसकी मांग है? मसालों की। और इसी मध्यकाल में भारत में अत्यधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किया जाता है। इन मसालों में आप देखेंगे कि जो काली मिर्च है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश उस समय में भारत था। और इस काली मिर्च को यूरोपीय देशों में ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। इवन आप देखेंगे कि जो आपके अरब व्यापारी हैं वे भारत से इस काली मिर्च को यूरोपीय देशों में लेकर जाते हैं। और यदि वो 5 रुपए की काली मिर्च खरीद कर लेकर जाते हैं तो यूरोपीय देशों में 500 रुपए में उसे बेचते हैं। यानी 100 गुना मुनाफा कमाने के बाद वे यूरोपीय देशों में क्या करते थे? इसे बेचते थे। तो भारत की जो मसालों की मांग थी वो यूरोपीय देशों में क्या थी? बहुत ज्यादा थी। और उसका कारण क्या है? उन देशों की ज्योग्राफी और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ही कैसी है? ठंडी है। और ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में खेती अधिक समय तक नहीं होती। बर्फ आच्छादित देश हैं, प्रायद्वीपीय देश हैं, पानी से घिरे हुए वाले देश हैं। तो हम देखते हैं कि वहां खेती नहीं हो पाती, इसीलिए उनका जो मूल भोजन है वो क्या है? मांस। और मांस को ज्यादा लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है, बदबू रहित रखना है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मसालों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यूरोपीय देशों में मसालों की मांग भी क्या थी? अधिक थी। और जो यूरोपीय देश हैं और जो भारत है, इन दोनों के बीच में इन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मीडिएटर्स का काम कौन कर रहे हैं? अरब व्यापारी कर रहे हैं। तो इनके मन में ये प्रश्न आया कि क्यों ना इन मीडिएटर्स को ही अलग किया जाए। और ये जो मध्यस्थ लोग हैं जो हमारे लिए किसी दूसरे क्षेत्र से यानी एशियाई देशों से, जिनमें भारत भी शामिल है, जहां से ये लोग मसाले आदि लेकर आते हैं, तो मसाले आदि को हम डायरेक्टली क्या करें? खरीदें। ठीक है। तो पहला तो इनका ये विचार आया कि हम भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंधों की स्थापना करेंगे। ठीक है। और उसका कारण क्या है? भारत की पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा होना। हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है, यदि उस समय में भारत की जीडीपी का आकलन आप करोगे तो भारत का जीडीपी वैश्विक जीडीपी में 25% का योगदान देता था। कितने परसेंट का? 25% का योगदान देता है। और 25% का योगदान देने के साथ साथ ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं, उन देशों का, उन यूरोपीय देशों का अगर आप जीडीपी से तुलना करेंगे तो उस समय में हम यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं से कई गुना ज्यादा बड़ी देश के रूप में थे। यानी आज आप उसका डेटा अगर कलेक्ट करेंगे तो लगभग उस समय में भारत 21 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी? भारत थी। ठीक है। इतना समृद्ध भारत, जहां पर कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता हो, कॉटन इंडस्ट्रीज का हब है, यहाँ पर मसाले मिलते हैं। ठीक है। हीरा हीरा मिलता है, रत्न मिलता है, रेशम आदि, इन सभी की वैश्विक स्तर पर मांग है। धातु उद्योग भी कैसा था? चरम स्तर पर था। तो इन सब चीजों की वैश्विक स्तर पर बहुत मांग होने के कारण ही भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। होता ये था कि जो पूरे मध्य एशिया के देश हैं, यानी अरब व्यापारी जो हैं वो, और यूरोपीय देश, ये सब भारत से क्या करते थे? सामान को खरीदने आते थे। यानी भारत इन सभी वस्तुओं का क्या था? निर्यातक था। ठीक है। तो भारत इन सभी चीजों का निर्यात करता था। और जब आप किसी जैसे कोई व्यापारी है, तो व्यापारी जब किसी चीज को बेचता है तो क्या करता है? आप पेमेंट करते हैं ना मुद्रा पे। तो पहले के जमाने में या मध्यकाल में जब ये यूरोपीय व्यापारी और अरब व्यापारी भारत से कच्चे माल खरीद कर लेकर जाते थे तो पेमेंट गोल्ड में करते थे। किस में करते थे? गोल्ड में किया करते थे। और अलग अलग उनकी क्या होती थी? मुद्राएं होती थी। इसी कारण भारत में क्या होता था? कच्चे माल का बहुत अधिक उत्पादन, जिसकी वैश्विक मांग बहुत ज्यादा, और पेमेंट किस में प्राप्त होता था? स्वर्ण मुद्राओं के रूप में या गोल्ड के रूप में प्राप्त होता था। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो कि आपके फ्रांस के हैं, जिनका नाम फ्रैंकोइस बर्नियर है, इन्होंने कहा कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है जहां पर संपूर्ण विश्व का सोना आता तो है परंतु दफन हो जाता है।
मतलब हमें संपूर्ण विश्व से क्या होती थी, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी और पेमेंट के रूप में प्राप्त होती थी, और हम उनको क्या बेचते थे, कच्चा माल बेचते थे, या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का हम अपने भारत देश से क्या करते थे, निर्यात। तो भारत उस समय में एक अथाह सोने का गड्ढा था जहां पर संपूर्ण विश्व से सोना आता था और दफन हो जाता था। ये आपको ये बता रहा है कि मध्यकालीन भारत जो है वो इतना समृद्ध है, इसीलिए अरबवासी, यूरोपीय, ये सभी भारत पे आने के लिए आकर्षित हुए और वो सभी उनका आगमन भारत में ही हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश कंपनियां 14वीं-15वीं शताब्दी में आती हैं, तो 14वीं-15वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश कंपनियां धीरे धीरे भारत की ओर रुख करती हैं, तो उनको केंद्र में मुगल सत्ता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मुगल सत्ता। और मुगल सत्ता थी वो इतनी मजबूत थी कि ये यूरोपीय देश के जो शासक थे उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी स्थिति में मुगल शासकों से लोहा नहीं लेना। ठीक है, इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया कि ये मुगल शासकों से उस समय में क्या करें, लोहा लें। तो इन लोगों ने भारत के उस क्षेत्र को चुना जो आपके समुद्री क्षेत्र से लगता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में ही ये व्यापारिक कंपनियां अपनी छोटी छोटी व्यापारिक कोठियों को स्थापित करती रहीं और मुख्य केंद्रीय सत्ता के पास जाने से बचती रही। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में जितनी भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आएंगी वे केवल और केवल भारत की प्रायद्वीपीय सीमा पर ही अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करेंगी और यहीं से वो कच्चा माल खरीदकर यूरोपीय देशों में या अरब व्यापारियों के द्वारा अरब क्षेत्र में और यूरोपीय देशों में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आए, इन्होंने सत्ता स्थापित की। सत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने भारतीय जो शासक थे, इस भारतीय शासकों को आपस में लड़वाना शुरू किया। ठीक है, स्थानीय शासकों के बीच में इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से इन्होंने भारतीय शासकों की जो एकजुटता थी या उनकी एकता थी उसे विखंडित करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले राजस्व संबंधी मामले लिए और उसके बाद कई युद्धों के माध्यम से करने के पश्चात इन्होंने पूर्णतः भारत में शासन की स्थापना करी। बहुत सारी नीतियां अपनाई और नीतियां अपनाने के पश्चात ये भारत में क्या करने लगी, शासन करने लगी। ठीक, इसके पश्चात लगभग 350 साल तक भारत में शासन करने के पश्चात इन्होंने भारत का प्रत्येक क्षेत्र में इतना अधिक शोषण किया कि जो भारत मध्यकालीन भारत के इतिहास के समय में वैश्विक जीडीपी का 25% रखता था, योगदान देता था, वह भारत ब्रिटिश के वापस जाने के बाद वैश्विक जीडीपी पे मात्र 2% का योगदान देने लायक रह गया। इससे आप ये सोच सकते हैं कि जो 350 साल की आपकी दास्ता या गुलामी से भारत गुजरा, उसने भारत के संपूर्ण समृद्धशाली विरासत, संपदा और विकास को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो जब आप 19वीं शताब्दी का भारत देखेंगे या 20वीं शताब्दी का भारत आप देखेंगे, तो 19वीं शताब्दी के भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत के संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार कहता है कि जो मध्यकालीन भारत जो था, जो सोने का गड्ढा था, जहां पर अथाह सोना पाया जाता था या अथाह सोना वैश्विक देशों से आता था, वो ब्रिटिशर्स के छोड़ के जाने के बाद एक ऐसे भूखे नंगे देश के रूप में सामने आता है जिसका हर तीसरा व्यक्ति भूख से मर जाता है। यानी आप देखेंगे कि इस संपूर्ण आधुनिक इतिहास में हम पृष्ठभूमि में ही ये पढ़ रहे हैं कि हम मध्यकालीन से शुरू हुए, कितने समृद्धशाली, कितने विकसित थे, कितने वैश्विक जीडीपी में योगदान देते थे, हम ट्रेडिंग सेंटर थे, उसके बावजूद इनकी शोषणकारी नीतियों, इनकी राजस्व नीतियों, इनकी शासन नीतियों का शिकार हुए और उसके पश्चात आज आप एक ऐसे भारत के रूप में सामने आए। ठीक है, तो इसका शिकार आप हुए और इन दोनों कथन के बीच में ही आपका आधुनिक इतिहास आप पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सोने की चिड़िया कहे जाने के बहुत सारे कारण थे जिनको मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। जैसे आप देखेंगे कि भारत का जो वैश्विक व्यापार का केंद्र था भारत, और दुनिया के सबसे विकसित देशों में एक था। इसके पश्चात आप देखेंगे कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो बहुत बड़ा विकसित था, गुणवत्तापूर्ण था, क्वालिटी अच्छी थी, है ना, और बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। भारत का जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो वैश्विक कपड़ा इंडस्ट्रीज का 33% मांग पूरी करती थी। तो इतना बड़ा कॉटन इंडस्ट्रीज का हब था भारत। फिर आप देखेंगे कि भारत विश्व के प्रमुख निर्यातक देशों में से एक था जो अन्य देशों को खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न, हीरे आदि का निर्यात करता था। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी था
और यूरोपीय देशों के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी, जायफल, इलायची, इस प्रकार के जो मसालों की मांग वैश्विक स्तर पर यूरोपीय देशों में थी, इनका उत्पादन और निर्यात दोनों करने का कार्य कौन करता था? भारत करता था। इसके अलावा भारत पशु उत्पाद, रेशम, चर्मपत्र या धातुओं से बने उत्पादों को भी क्या करता था? निर्यात करता था। तो हम देखते हैं कि ये जो आपके विभिन्न चीजें थी, इतनी समृद्धशाली चीजें और इतना विकसित भारत होने के कारण ही भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां आएंगी, अपनी प्रशासन और विस्तार की नीतियां अपनाएंगी, तो धीरे धीरे यही जो चीजें थी ये हमारे यहाँ किसकी ओर चली गई? पतन की ओर चली गई। और 1947 में आप ऐसा भारत पाएंगे जहां पर सिर्फ कृषि क्षेत्र ही थोड़े ठीक ठाक अवस्था में था, अन्य सभी प्रकार के उद्योगों का क्या हुआ? पतन हुआ। बेरोजगारी, महंगाई और अन्य प्रकार की जो वैश्विक मतलब अर्थव्यवस्था के दुष्चक्र हैं, उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? ग्रसित हो जाती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था को ये छोड़कर जाएंगे। ठीक है, तो आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि समझ में आई कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारत में सत्ता स्थापित की, भारत की एकता, शासकों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया, शासन की स्थापना करी और लगभग 350 साल में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका क्या हो गया? अंत में पतन हुआ। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब यहां पर बात आती है कि यूरोपीय कंपनियां भारत आई, उसका एक और कारण जो जिम्मेदार है वो है यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। क्या जिम्मेदार है? यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। तो जब आप यूरोपीय पुनर्जागरण की बात करते हैं तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पुनः प्लस आपके क्या? जागना। ठीक है, तो पुनः जागना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कहाँ जागना? ठीक है, तो आपके भारत में पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में होगा। कब होगा? 19th सेंचुरी, है ना। लेकिन यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप में पुनर्जागरण आपके 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये जो 13वीं 14वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या है? 1301 से लेकर 1399 और 1401 से लेकर 1499। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ? पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण करता क्या है? ठीक है, पुनर्जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी देश में जो आपके धार्मिक कुरीतियां, क्या है? आपके धार्मिक कुरीतियां हैं, या आपके धार्मिक रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, या धर्म में किसी भी प्रकार की विदूषित या दूषित प्रक्रियाओं का अगर समावेशन हो जाता है तो उनको हटाना और उन्हें हटाकर धर्म की वास्तविकता को क्या करना? सामने लाना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले धार्मिक क्षेत्र में पुनर्जागरण। दूसरा आप देखेंगे कि पुनर्जागरण का दूसरा क्षेत्र जो है वो है आपका बौद्धिक। क्या है आपका? बौद्धिक। बौद्धिक क्रांति से तात्पर्य होता है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर नवीन विचारों पर विमर्श किया गया। लोग जो है वो तार्किकता के साथ विचार करने लगे। क्या करने लगे? तार्किकता के साथ। ठीक है, तो विचारों का समावेशन हुआ, नए विचार हुए। इसके अलावा नए नवीन वैज्ञानिक खोजें हुई। क्या हुई? आपके नवीन वैज्ञानिक खोजें। ठीक, तो नवीन वैज्ञानिक खोजें की गई, बहुत अधिक आधुनिकीकरण लाया गया, उद्योग धंधे में मशीनीकरण को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? मशीनीकरण को। और मशीनीकरण को अपनाने के कारण जो काम पहले हाथ से होता था वह काम अब किससे किया जाने लगा? मशीनों से। हर चीज के उत्पादन के लिए किस पर निर्भरता आई? मशीनों पर निर्भरता आई। ठीक है, नवीन शोध और अनुसंधान कार्य होने लगे। ठीक है, तो अब ये यूरोप जो है ये बहुत अधिक क्या होता गया? विकसित होता गया। और पुनर्जागरण जो है वो किसी भी देश में जब होता है तो उस देश के सामाजिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, वैचारिक क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन लाने का कार्य करता है। तो यूरोप में ये जो पुनर्जागरण हुआ, इसके माध्यम से यूरोप के बहुत अधिक संख्या में जो लोग थे वे क्या करने लगे? नवीन नवीन मशीनों की स्थापना करने लगे। जो इंडस्ट्रीज थी उनका बहुत अधिक डेवलपमेंट हो गया। जो चीजें लंबे समय में या 5-6 घंटे में बनती थी वो चीजें आज 1 घंटे में बनने लगी। तो हम देखेंगे कि यूरोप में इन सारी चीजों का पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। अब बात आती है कि पुनर्जागरण का प्रभाव तो पड़ा, उसके साथ साथ आपको यूरोप जो देश है इसकी लोकेशन या यूरोपीय देशों के
मैप से थोड़ा सा परिचित होंगे, ठीक है। तो जब हम यूरोपीय देशों के मैप से परिचित होते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे यूरोपीय देश, ये आपके कंप्लीट यूरोपीय देश हैं। यहाँ से आप देखें तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप के जितने भी आपके देश हैं, यहाँ के देशों की भौगोलिक पृष्ठभूमि को जब आप देखेंगे तो ये तीन ओर से लगभग पानी से घिरे हुए। कैसे घिरे हुए हैं? पानी से। और दूसरी बात कि इन देशों को हम जब देखते हैं तो ये आपके ठंडे प्रदेश के रूप में, किस रूप में? ठंडे प्रदेश के रूप में। साथ ही साथ ये देश बहुत छोटे छोटे, काफी छोटे छोटे देश है जिनमें जनसंख्या कैसी करती है निवास? कम। तो जब पुनर्जागरण के माध्यम से यहाँ हर क्षेत्र में क्रांति आई, स्पेशली जब हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करें उसमें क्रांति आई, तो ये लोग अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। और जब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगे तो यहाँ तो कम जनसंख्या थी, और वो कम जनसंख्या उन वस्तुओं का क्या कर लेती थी? कम मात्रा में ही उपभोग कर पाएगी, अतिरेक उत्पादन का तो उपभोग नहीं कर पाएगी। तो यहाँ के देशों को, ये यहाँ के जो शासक थे उनको ये विचार आया कि क्यों ना हम अपने जो उत्पाद हैं उसे दूसरे देशों पर बेचने का क्या करें? प्रयास करें। तो इनके शासकों ने यह प्रयास किया कि वो नई कॉलोनीज को ढूंढेंगे या नए देशों को ढूंढेंगे जहां पर हमारे द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की क्या होगी? मांग होगी, ठीक है। तो अब ये यूरोपीय देश जो हैं वो चाह रहे थे कि हम किसी ऐसे देशों की क्या करें? खोज करें। लेकिन उस समय में विज्ञान उतना अधिक विकसित नहीं था कि एकदम आसानी से विभिन्न देशों की क्या कर ली जाती? खोज कर ली जाती। तो सबसे पहले तो विचार यही आता है कि ये अरब देश के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ क्या लेकर आते हैं? मसाले लेकर आते हैं, कॉटन लेकर आते हैं, नील लेकर आते हैं, हीरे जवाहरात रत्न आदि लेकर आते हैं। तो ये कहाँ से लेकर आते हैं? तो आंसर मिला कि भारत से, या आंसर मिला कि एशियाई देशों से, जैसे इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, मलेशिया, कंबोडिया, इन सारे देशों से, श्रीलंका से, इन सारे देशों से लेकर आते हैं। तो जब यूरोपीय शासकों को ये बातें पता चलती है कि ये अरब व्यापारी जो है वो वहां से लेकर आते हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है हम ही उन देशों के साथ क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। तो हमारे यहाँ मशीनीकरण या पुनर्जागरण के पश्चात जो आधुनिकीकरण हुआ है उससे जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, उस सारी वस्तुओं को हम क्या कर पाएंगे? बेच सकेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? एक मार्केट मिल जाएगा। ये विचार किया। तो इसके बाद विचार है कि अब जाने का रास्ता कहाँ से ढूंढे? क्या आया? जाने का रास्ता। तो जाने का रास्ता कि भारत की उस समय में उन्हें पाथ नहीं पता था या रास्ता नहीं पता था कि वो जाएंगे कहां से, कैसे भारत तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो भारत तक पहुंचना है उन्हें। अब यहां पर देखेंगे कि ये अरब व्यापारी कहां से आते हैं। क्या आता है? अरब व्यापारी कहां से आते हैं। तो सबसे पहले जब आप अरब व्यापारियों की बात करेंगे तो अरब व्यापारी जब यूरोप से भारत और भारत से यूरोप जाते थे तो उनके व्यापार करने के लिए दो मार्गों की उपलब्धता थी। कितने मार्गों की? दो। पहला मार्ग जो था वो स्थल मार्ग था, और दूसरा मार्ग जो था वो क्या था? समुद्री मार्ग था, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब स्थल मार्ग की बात करेंगे, किसकी? हाँ, तो हम मैप पर देखेंगे कि जो स्थल मार्ग है इसमें आप देखेंगे कि ये है आपका यूरोप। ये क्या है आपका? ये वाला जो पूरा देश है ये है आपका क्या? यूरोप है। हम देखते हैं कि ये जो सागर है ये है आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और ये सागर है आपका काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर। और यूरोपीय देश यहाँ पर आपके निवास करते, ठीक है। तो ये यूरोपीय आबादी जो है वो प्रयास करती है कि वो कहाँ से आए। तो पहला कि ये लोग यहाँ से काला सागर आ सकते हैं, काला सागर के बाद ये आपके यहाँ फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र पर आ सकते हैं, और फारस की खाड़ी क्षेत्र या अरब क्षेत्र पे आ सकते हैं, फिर पर्सिया यानी ईरान वगैरह जाएंगे। ईरान के बाद वो कहाँ जाएंगे? आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र जाएंगे, और अफगानिस्तान के दर्रों से होते हुए कहाँ प्रवेश कर सकते हैं? भारत पर प्रवेश कर सकते हैं, ठीक। दूसरे मार्ग की बात करें तो दूसरा मार्ग जो है वो आपका जल मार्ग है। तो जल मार्ग को आप देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी को पार करेंगे। फिर इसके बाद फिर ये जल से कहाँ आएंगे? स्थल पर आएंगे। स्थल के बाद फिर ये कहाँ आएंगे? आपके लाल सागर के पास वाले क्षेत्र पर आएंगे। और लाल सागर के बाद जो है ये फिर यहाँ पर कहाँ आएंगे? अरब सागर। और अरब सागर के बाद फिर कहाँ जा सकते हैं? ये भारत जा सकते हैं। तो दो मार्ग आप देखते हैं कि अरब व्यापारी प्रयोग करते थे। ये क्षेत्र आपका अरब क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपका यूरोप क्षेत्र है, ठीक है। जाना क्या है? अरब लोग यहाँ से आपका सामान खरीदेंगे और यहाँ से जाएंगे कहाँ? यूरोप, ठीक है। तो ये दो मार्ग थे, लेकिन आप देखेंगे कि इन दोनों ही मार्गों पर अरब व्यापारियों का कब्जा था, और वे नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देश जो है वो भारत के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को करें, ठीक है। इन्होंने अपना एकाधिकार करके रखा था पूरी व्यापारिक गतिविधियों पर। इसीलिए अगर यूरोपवासी इस वाले मार्ग से आना चाहते
जो कि आपके भूमध्य सागर से वाले जल मार्ग और स्थल मार्ग से आना चाहते, तो उनको कई बार अरब व्यापारियों से युद्ध या संघर्ष का क्या करना पड़ता, सामना करना पड़ता। ठीक है, तो पहले आप जब ये मैंने जो स्थल मार्ग और आपके जल मार्ग बताए हैं, इनकी चर्चा पे आप देखेंगे कि हम जब स्थल मार्ग की बात करते हैं तो यूरोपीय क्षेत्र में जो बाल्कन देश हैं, उन बाल्कन देशों से कहाँ जाती हैं आप, टर्की। टर्की कहाँ पड़ेगा आपके मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, वहां से कहाँ जाएंगे, फारस की खाड़ी, फिर आप जाएंगे ईरान, ईरान के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में कुछ आपके दर्रे, ठीक है, जैसे खैबर दर्रा मिलेगा, गोमल दर्रा मिलेगा, कुर्रम दर्रा मिलेगा। तो दर्रे क्या होते हैं, दर्रे जो हैं वो आपके दो पहाड़ों के बीच में जाने वाला जो सकरा रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, दर्रा। तो इन दर्रों को पार करके फिर वो कहाँ पहुंचते थे, भारत। ये जो मार्ग है ये स्थल मार्ग से आता है, अरब लोगों या अरब व्यापारियों के क्षेत्र से आता है। दूसरा मार्ग जो जल मार्ग था वो आपके या तो आप भूमध्य सागर से होते हुए जाएं या काला सागर से, फिर इसके बाद आपको कहाँ जाना है, लाल सागर, फिर फारस की खाड़ी, और उसके बाद कहाँ, अरब सागर होते हुए भारत पहुंचना। ठीक है, तो दोनों ही मार्ग जो है इनका प्रयोग यूरोप व्यापारी नहीं कर सकते थे। ठीक, उसका कारण, पहला कारण है अरबों का व्यापारिक पर एकाधिकार। ठीक है, दूसरा कारण है कि यदि वो इन मार्गों का अनुसरण करते तो उनको बहुत अधिक संघर्ष और युद्ध जो है वो आपके सामना करना पड़ता। इसीलिए जो यूरोपीय हैं उन्होंने इन दोनों मार्गों से नहीं गए। एक और कारण जो है वो ये सामने आता है कि 1453 ईस्वी में जो आपका तुर्की है, वहां पर जो उस्मानिया नामक एक स्थल है, जहां पर एक कुस्तुनतुनिया नाम का एक शहर, वहां के उस्मानिया जो तुर्क थे, उन लोगों ने भारत सॉरी यूरोपीय जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र पर अपना प्रसार प्रसार करना क्या किया, शुरू किया। और यूरोपीय क्षेत्रों पर जब वो अपना प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं तो संपूर्ण यूरोपीय देशों की तरफ वो आगे बढ़ने लगते, यानी जो आपके दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश हैं और दक्षिणी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी यूरोपीय देश और दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देश जो हैं उनकी तरफ उस्मानिया के जो तुर्क लोग हैं वो युद्ध के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब यूरोपीय देश तुर्कों के साथ युद्ध करने से बचना चाह रहे थे, और आप देखेंगे कि युद्ध की त्रासदी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी तो अधिकांश यूरोपीय देश उनके क्या होते जा रहे थे, अधीन होते जा रहे थे। तो ये यूरोपीय जो शासक है इन्होंने ये विचार किया कि बहुत अधिक जो है क्या होते जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, काली मिर्च के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, रेशम का मार जो प्राइस है बहुत बढ़ गया, कच्चे माल जितना भी कपड़ा वपड़ा था इसके प्राइस जो है वो यूरोप में क्या होते गए, बहुत अधिक बढ़ते गए। तो अब जो यूरोप के शासक है इनके मन में ये विचार आया कि ना तो हम वो जल मार्ग से जाएंगे और ना ही इस तरीके के पास वाले एरिया से, है ना, जो आपका खैबर पास है जो अफगानिस्तान से भारत वाले क्षेत्र तक जोड़ता है, बोलन पास, कुर्रम पास, इन क्षेत्रों से भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया, यूरोपीय शासकों के द्वारा लिया गया। अब ये जो यूरोपीय शासक है ये निर्णय तो ले लिए, लेकिन इनके मन में अभी भी ये बात है कि हमें भारत तो किसी भी स्थिति में जाना है या उन एशियाई देशों तक पहुंचना है जहां तक हमारे पास क्या आता है, व्यापार के माध्यम से ये सारी चीजें आती हैं। और चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो इनने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट उसी देश से खरीदें जो क्या है, आपका उत्पादक है, इससे क्या होगा कि वो सस्ते दामों पर मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो दूसरे मार्ग के अनुसरण के लिए, चूंकि पुनर्जागरण हो ही चुका था और पुनर्जागरण होने के कारण कई वैज्ञानिक यंत्रों और उपकरणों की खोज हो चुकी थी, दिशा सूचक यंत्रों की खोज हो गई, जहाज रानी उद्योग बहुत अधिक विकसित हो चुका था, उनका जो जल यातायात है वो अधिक विकसित था, और स्वाभाविक सी बात है कि यूरोपीय जो देश हैं वो अधिकांशतः आपके प्रायद्वीपीय जो सीमा वाले देश हैं, तो उनके पास जहाज रानी या जलपोत उद्योग पहले से ही विकसित था, परंतु अब आधुनिक यंत्रों की भी क्या हो गई थी, आविष्कार या खोज हो गई थी। इन यंत्रों के आविष्कार के माध्यम से आप देखेंगे कि जो यूरोप के दो देश है, कितने देश हैं आपके, दो देश, इन दो देशों ने ये प्रयास किया कि हम जो है वो भारत जाएंगे। ठीक है, तो वो भारत किसके आदेश पर आए, ठीक है, तो यूरोपीय देशों में आप जानते हैं कि अधिकांश देशों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ईसाई धर्म का जो सर्वोच्च गुरु होता है उसे पोप के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, पोप। तो यूरोपीय देशों को भारत तक जाने के लिए समुद्री मार्गों की खोज के संदर्भ में एक आदेश पत्र यूरोप के जो पोप थे या धर्म गुरु थे उन्होंने जारी किया। इस आदेश पत्र को पापल बुल के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, पापल बुल।
तो सबसे पहला प्रश्न कि पापल बुल क्या होता है। तो पापल बुल जो है वो यूरोपीय देश में जो ईसाई धर्म के या समुदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु, जिन्हें पोप की उपाधि दी जाती है, उनके द्वारा जारी किया जाने वाला एक धार्मिक, राजनैतिक और अन्य मामलों में आदेश पत्र होता है। तो ये किसी भी मामले में आदेश पत्र क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया जिसका फॉर्मेट इस तरीके का कुछ होता है, उसमें सील्स वगैरह लगी रहती हैं। और इस आदेश पत्र में उन्होंने ये कहा कि सभी यूरोपीय देश जो हैं वो भारत तक प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए कुछ मार्गों की खोज करें। ठीक है, और इन मार्गों की खोज का क्या होता है, अब यहाँ पर प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, जब इनके आदेश पत्र के माध्यम से, यानी आदेश पत्र को क्या कहते हैं, पापल बुल, तो इस पापल बुल के माध्यम से जो स्पेन निवासी हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं, डच निवासी मतलब आपके डेनमार्क के निवासी हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं, इन्होंने आदेश पत्र की आज्ञा मानी और प्रयास किया कि हम जो है वो भारत जहां पर है वहां तक के समुद्री मार्ग की खोज करें। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। तो ये यूरोपीय कंपनियां अलग अलग देशों से भारत पे आई। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कौन कौन से यूरोपीय देशों से कंपनियां भारत में आ रही। ठीक, पहला देश जो आपको यहाँ पर देखना है वो है आपका पुर्तगाल। कौन सा देश है आपका, पुर्तगाल। ठीक है, ये आपका पुर्तगाल देश है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पुर्तगाल से आने वाले लोग जो हैं वो वहां के निवासी क्या कहलाते हैं, पुर्तगाली कहलाते हैं। तो भारत में जिन यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ उनमें सबसे पहले आने वाले जो हैं वो हैं आपके पुर्तगाली। कौन है आपके, पुर्तगाली। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके कुछ स्पेन निवासी भी भारत आए। आपको दूसरा जो देश देखना है वो है आपका फ्रांस। क्या है आपका, फ्रांस। फ्रांस भारत में सबसे अंत पर आएंगे और यहाँ के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, फ्रेंच के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच निवासी हमारे यहाँ लास्ट पे आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ डेनमार्क के निवासी आएंगे। कहाँ के निवासी आएंगे, डेनमार्क के। ये है आपका छोटा था देश, आपका क्या, डेनमार्क। और डेनमार्क के निवासी जो है उन्हें डेनिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेनिश। इसके बाद आप देखेंगे कि नीदरलैंड के निवासी आए। कहाँ के निवासी आए, नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के निवासी क्या कहलाते हैं, डच कहलाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। क्या है आपका, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम से आने वाले जो लोग हैं वो अंग्रेज या ब्रिटिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, अंग्रेज या ब्रिटिश। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जानना था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियां आई, उनके निवासियों को किस किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहला कौन आएगा आपका, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल से जो आएंगे उनको क्या कहेंगे आप, पुर्तगाली कहेंगे। दूसरा आपके नीदरलैंड से आएंगे। कहाँ से आएंगे, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के निवासी आपके क्या कहलाते हैं, डच। ठीक है, तीसरा जो आएंगे वो आपके कहाँ से आएंगे, डेनमार्क से आएंगे। और डेनमार्क के निवासी आपके क्या कहलाते हैं, डेनिश कहलाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि ब्रिटेन से आएंगे, तो ब्रिटेन से तीसरे नंबर पर आए वो क्या कहलाते हैं आपके, ब्रिटिश। उसके बाद आपके डेनमार्क से, और लास्ट में आपके फ्रांस से। ठीक है, तो ये जो है वो आपके अलग अलग यूरोपीय देशों से आने वाली विभिन्न व्यापारिक कंपनियां हैं जो भारत में आएंगी और धीरे धीरे अब अपना क्या करेंगी, व्यापार या व्यवसाय स्थापित करेंगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इस मैप को आप देखेंगे कि बेसिकली इस मैप पर जब आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पुर्तगाल दिख गया सभी को। ठीक, ये सारे देश की लोकेशन आप देखें तो आप प्रत्येक देश को देखेंगे कि लगभग 3 ओर से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है। यहाँ वाले क्षेत्र पर देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन है, और इस वाले क्षेत्र पर आप देखेंगे तो ये भूमध्य सागर। ठीक है, यानी मेडिटेरियन सी है आपका। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र से सीमा साझा करने वाले देशों के ही यूरोपीय लोग भारत पे आगमन करेंगे। ठीक, जिसमें आप देखेंगे पहला क्या है, पुर्तगाल। फिर इसके बाद आपका फ्रांस। क्या है यहाँ पर, फ्रांस दिखाई देगा, मतलब अभी तो मैप रीडिंग करना है, कौन आया कब आया ये देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन है आपका, नीदरलैंड। और उसके बाद आपका डेनमार्क। ठीक है, तो ये है आपका क्या, नीदरलैंड, ये है आपका डेनमार्क, और इसके बाद आपका ये है। ठीक है, तो आपके मुख्य रूप से 5 देशों से क्या आने वाली हैं, व्यापारिक कंपनियां आएंगी। यहां तक की बातें क्लियर सभी को यूरोप का मैप से क्लियर है कि सब चीजें समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 देश के निवासी भारत की तरफ जो समुद्री मार्ग है उसको खोजने के लिए, प्रयास करने के लिए निकलते हैं। पहला निवासी जो है वो आपका स्पेन का है।
कौन है आपका? स्पेन का। और स्पेन के उस निवासी का नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। तो कोलंबस जो है वो आपने अभी देखा था, ये क्या है आपका? कौन सा देश है? हाँ, नीदरलैंड है। क्या है ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के बाजू में स्पेन। तो कोलंबस कहाँ का निवासी है? स्पेन का। वो स्पेन का निवासी है। वह अटलांटिक महासागर वाले पाथ से क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप के पास पास के समुद्र वाले क्षेत्र से शुरू करता है यात्रा। और जब वह यात्रा शुरू करता है तो इस वाले क्षेत्र तक, यहाँ एक आइलैंड है, इस आइलैंड तक पहुंचता है, और उसके बाद वो थोड़ी और आगे चलता है और अटलांटिक महासागर में उसका जो मार्ग है वो भटक जाता है। और वो भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाता है? इस महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। ठीक है। जब वो इस वाले महाद्वीप के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो आप जानते हैं कि ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है। और ये जो आपका महाद्वीपीय क्षेत्र है ये आपका कहलाता है मध्य अमेरिका। कहाँ पहुंचता है वो? मध्य अमेरिका। और मध्य अमेरिका पे ये जो देश हैं यहाँ पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इंडिया इंडिया, मैं तो इंडिया आ गया। ठीक है। बाद में उसको पता चलता है कि ना तो यहाँ काली मिर्च है, ना तो यहाँ के लोग सूती कपड़ा मिल रहा है, ना रेशम मिल रहा है, ना चाय मिल रही, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो वो बोलते क्या है, ये इंडिया है? तो बोलते नहीं, ये इंडिया नहीं है। ठीक है। तो यहाँ के लोगों को देखने के बाद वो क्या नाम दे देता है? रेड इंडियंस। ठीक है। तो रेड इंडियंस नाम से उन्हें संबोधित कर देता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि कोलंबस जो है वो अमेरिका महाद्वीप की खोज कर देता है। लेकिन खोज किसकी करने वाला था वो? भारत की। एक बात और ये कि खोज देश की नहीं करी, वहां तक जाने के रास्ते की करी। ठीक है। देश तो बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ पर उपस्थित थे, मार्ग नहीं था कि वो यूरोप से कहाँ आ जाए, आपके अमेरिका महाद्वीप तक पहुंच जाए। तो कोलंबस यानी स्पेन का निवासी ये भारत तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है। दूसरा जो यात्री है वो आपका कहाँ से निकला? पुर्तगाल से। तो आप देखेंगे कि दूसरा यात्री जो है वो है आपका वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था। क्या? हाँ, कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के जो शासक थे उस समय में जॉन हेनरिक, इनके आदेश पर ये वास्को डी गामा जो है वो क्या करता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है। ठीक है। तो ये जो है ये आपके पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, है ना। तो यही का निवासी था और आपके अटलांटिक महासागर से होते हुए कहां तक आ जाता है? ये आ जाता है आपके केप ऑफ गुड होप तक। कहां जाता है? केप ऑफ गुड होप। ये जो आपके दक्षिण अफ्रीका देश है, इस दक्षिण अफ्रीका देश के सदर्न साइड पर जो एरिया है इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से, इसे उत्तम आशा अंतरीप के नाम से, आशा अंतरीप के नाम से और तूफानी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस जगह पर कौन पहुंचा? आपका वास्को डी गामा पहुंचा। यहां तक इसके पहले एक और पुर्तगाली पहुंच चुका था जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। कौन था आपका? बार्थोलोम्यो डियाज। तो ये बार्थोलोम्यो डियाज यहां से यहां तक तो पहुंच गया था, पर यहां से यहां तक का जाने का रास्ता उसको नहीं मिला। किसको नहीं मिला था? बार्थोलोम्यो डियाज। तो ये जो वास्को डी गामा है इसने इसका वहां पर संपर्क हो जाता है एक गुजराती पथ प्रदर्शक से। यानी भारत में जो गुजरात का निवासी एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद से उसकी मुलाकात होती है तो वो कहता है कि मुझे भारत तक पहुंचना है लेकिन मुझे वहां का तक पहुंचने का समुद्री मार्ग नहीं पता। तो अब्दुल मजीद ने कहा कि मुझे पता है यहाँ से। तो उसकी सहायता से जो है वो आपका वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कहाँ पहुंच जाता है? आपके इंडिया पहुंचता है, यानी भारत पहुंचेगा। और भारत में वो सबसे पहले पहुंचता है कप्प कडापू नामक बंदरगाह पर। ठीक है। ओके। तो दोनों में तुलनात्मक रूप से ये समझ में आ गया कि कोलंबस कहाँ गया, कहाँ से भटक गया और किस महाद्वीप की खोज कर दी? अमेरिका की। ठीक है। लेकिन वास्तव में भारत तक समुद्री मार्ग को खोजने वाला जो पहला व्यक्ति है वो पुर्तगाली है और उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। यहां तक की बातें क्लियर? चल आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि अलग अलग यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो अलग अलग समय पर भारत आई और उन्होंने भारत में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की क्या की है? स्थापना। भारत में सबसे पहले आगमन जो है वो पुर्तगालियों का हुआ। किसका हुआ? पुर्तगालियों का। ये 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा था। ठीक है। और आप देखेंगे कि जब वो पहुंचा तो भारत का ये जो आपका क्षेत्र है, ये केरल वाला क्षेत्र, यहाँ पर सॉरी, आप पूरा मैप अगर इस तरीके से देख लें तो इस वाले क्षेत्र पर आप देखेंगे कि उस समय का जो भारत है उस पे ये वाली जो संपूर्ण सत्ता है यहाँ पर केंद्रीय सत्ता है और वह केंद्रीय सत्ता जो है वो मुगलों की। सिर्फ इस वाले क्षेत्र पर आपके क्षेत्रीय शासक हैं और वास्को डी गामा जो है वो यहीं पहुंच रहा है।
ठीक है, यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय शासक था जिसकी उपाधि जमोरिन थी, या कई किताबों में उनका नाम जमोरिन भी मिलता है, इस जमोरिन नामक शासक के पास वो पहुंचा, और जब उनके पास वो पहुंचा तो जमोरिन जो है यह संपूर्ण दक्षिण भारतीय जो निवासी हैं वो अरब व्यापारियों के अत्याचार से काफी परेशान थे, और अरबों को बहुत समय से वो झेल रहे थे। तो जब इसको ये खबर मिली कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति जो है वो आया है, तो जमोरिन ने उसका बहुत अधिक और भव्य तरीके से स्वागत किया, उससे मिला, काफी स्वागत सत्कार करने के बाद जो वास्को डी गामा है उसके साथ बातचीत वगैरह की, और अरबों के खिलाफ चलने के लिए कुछ राय या सुझाव उससे मांगे। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है उसने इसके साथ बातचीत की। अंत में आप लोग जानते हैं कि भारत में अतिथि देवो भवः की संकल्पना है, और हमने अपने मेहमान को बहुत सारे सामान, मसाले और ये सारी चीजें लेने की क्या दी, अनुमति दी। ठीक है, चूंकि वास्को डी गामा जो है वो 4 जहाजी बेड़े लेकर आया था, और उसका जो मेन जहाज था वो था गैब्रियल नामक जहाज था जिससे वो आया था। ठीक, तो इस जहाज से वो आया, 4 जहाजी भेड़े थे, और उन 4 जहाजी बेड़ों पर भरकर वो क्या लेकर गया, काली मिर्च लेकर गया, और काली मिर्च लेकर गया, कई प्रकार के अन्य मसाले लेकर गया, और जब यूरोप पहुंचा तो यूरोप पहुंचने पर उसने जब इन चीजों का व्यापार किया तो अपना खुद का यात्रा व्यय काटने के पश्चात उसको 60 गुना से भी ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, तो इतना अधिक लाभ किसने कमाया, आपके वास्को डी गामा ने कमाया, और इसके बाद अन्य यूरोपीय लोगों को भी क्या मिला, मोटिवेशन, कि हम भी इतना पैसा कमा सकते हैं, हमें भी भारत तक पहुंचना ही है। ठीक है, तो पुर्तगाल से आने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा था, दक्षिण भारत में, केरल के कप्पकड़ापु वाले बंदरगाह पर पहुंचा था, और उस समय में वहां का शासक कौन था, आपका जमोरिन। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि डच, ये कहाँ के निवासी हैं, नीदरलैंड के। तो डच जो आपके नीदरलैंड के निवासी हैं ये भी प्रोत्साहित हुए, क्योंकि पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो बहुत अधिक व्यापार कर रहे थे और काफी समृद्ध होते जा रहे थे भारतीय व्यापार के माध्यम से। ठीक है, तो डच और नीदरलैंड के जो निवासी हैं वो आपके भारत पर आएंगे, 1595 ईस्वी में आए, और उस समय में केंद्र में जो मुगल सत्ता थी उसका शासक कौन था, अकबर था। तो अकबर के काल में कौन आएंगे, आपके डच। इसके पश्चात जो है वो आपके ब्रिटेन से कौन आएंगे, अंग्रेज। अंग्रेज भारत में मूलतः 1600 ईस्वी में पहुंचे, परंतु केंद्रीय मुगल सत्ता, और इसके पहले आप देखेंगे कि ये 1498 में आ रहे, हम समझ लेते हैं, इसको मोटा मोटा कर लें तो 1500, और ये कब आ रहे हैं, 1600। तो 100 साल तक पुर्तगाली अपना व्यापार जो है स्थापित कर चुके थे, कहां पर, भारत की समुद्री सीमा में। तो समुद्री सीमा में कई सारी ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो पुर्तगालियों की क्या थी, स्थापित थी। तो जब ये आपके अंग्रेज आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पुर्तगालियों को ये पसंद नहीं आएगा, और उन्होंने भारतीय शासकों को अंग्रेज व्यापारियों को अनुमति देने से क्या किया, इनकार करने के लिए दबाव बनाने लगे कि आप अंग्रेज को या किसी ब्रिटिश व्यापारी को क्या नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसा हुआ भी कि अकबर से जब अंग्रेज व्यापारी लोग जो हैं वो प्रयास करने लगे, पहले स्थानीय शासकों से प्रयास करते थे, फिर केंद्रीय सत्ता से प्रयास करते थे, तो जब वो प्रयास करे तो मूलतः क्या हो गई, अनुमति डिक्लाइन कर दी गई। इसके बाद जहांगीर आता है, कौन आता है, जहांगीर। तो फाइनली जो ब्रिटिश लोग हैं उनको अनुमति कौन देता है, जहांगीर देता है। ठीक है, और ये जो पुर्तगाली हैं इनके साथ ब्रिटिशर्स का क्या होगा, संघर्ष होगा, स्थानीय शासकों का भी संघर्ष होगा और केंद्रीय सत्ता का भी क्या होगा, संघर्ष होगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप फिर किसको अनुमति मिलेगी, ब्रिटिश लोगों को अनुमति मिलेगी। तो ब्रिटिश लोग कब आए, 1600 ईस्वी में आए, जब मूलतः भारत की केंद्रीय सत्ता में किसका शासन था, अकबर का। ठीक, इसके बाद जो है वो आपके डेनिस लोग अपनी व्यापारिक कंपनी को स्थापित करने और भारत से व्यापार करने के लिए आए, जो कि डेनमार्क के निवासी थे। ये कब आए भारत में, 1600 ईस्वी में आए। उस समय में भारत में किसका शासन था, जहांगीर का शासन चल रहा था। लास्ट में सबसे अंत पर कौन आए, आपके फ्रांसीसी आए, जो कि आपके फ्रांस के निवासी थे। ये 1664 ईस्वी पे आते हैं, और हम देखेंगे कि ये किसके शासनकाल पे आए, औरंगजेब के शासनकाल पे आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात और ये भी जान लीजिए कि जो मुगल सत्ता थी वो आपके सूबों में बटी होती थी। सूबों का जो प्रमुख होता था वो सूबेदार होता था, कुछ गवर्नर्स होते थे जो विभिन्न क्षेत्रों पर क्या करते थे, शासन प्रशासन को संभालते थे। तो सबसे पहले जब ये व्यापारिक कंपनियां आती थी तो उन सूबेदार और उस क्षेत्र के गवर्नर आदि से संपर्क साधते थे कि किसी तरीके से हमें अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित करने की क्या मिल जाए, अनुमति मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ के हम देखेंगे कि अलग अलग व्यापारी अलग अलग जगह आए, और जब इनको पहली बार अनुमति मिलेगी तो ये विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग ट्रेडिंग पोस्ट की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। ठीक, जो आपके पुर्तगाली हैं इन्होंने अपनी सबसे पहली व्यापारिक जो फैक्ट्री थी या ट्रेडिंग पोस्ट थी उसे कहाँ स्थापित किया, कोचीन में स्थापित किया। कब स्थापित किया, 1503 में। ठीक,
दूसरे नंबर पर कौन आए आपके, नीदरलैंड के निवासी यानी डच आए। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित करी, मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा आप देखेंगे अंग्रेजों ने सूरत पे, फिर आपके डेनमार्क के निवासी जो डेनिस हैं उन्होंने तंजौर पे, और फ्रांस के निवासियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित, कहाँ स्थापित करी, सूरत पे स्थापित की। ठीक है, अब इन सभी व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन के कारणों को जानेंगे। ठीक है, तो पहला कारण तो क्या था, भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की क्या करना, स्थापना करना। क्या करना, भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की स्थापना करना। उसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि भारत काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर क्या रखता था, एकाधिकार रखता था, मतलब बहुत अधिक उत्पादन करता था। तो काली मिर्च के व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार ये प्राप्त करना चाह रहे थे। अरब व्यापारियों की जो मध्यस्थता थी उसे समाप्त करना चाह रहे थे, इसीलिए इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए आगमन किया। तीसरा कारण जो था वो था भारत की आर्थिक संपन्नता। तो मैंने आपको अभी बताया कि मध्यकालीन भारत में भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत की आर्थिक समृद्धता की जो चर्चा थी वो वैश्विक परिवेश में बहुत ज्यादा थी। तो भारत की आर्थिक संपन्नता को लेकर ये लोग काफी आकर्षित हुए, और इसके साथ भारत के साथ विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संबंध, आयात निर्यात वस्तुओं का, इस कारण से इन्होंने भारत में यूरोपीय कंपनियों ने क्या किया, आगमन किया। एक बात और मैंने अभी बताई थी कि जो आपके अरब व्यापारी होते थे, ये मध्यकाल से ही भारत से मसाले, रेशम के कपड़े, सूती के कपड़े, हीरे रत्न जवाहरात आदि का यहाँ से खरीदते थे, और खरीदने के बाद यदि 5 में खरीदा तो 500 में वहां बेचते थे। मतलब 100 गुना महंगी चीजें करके वो कहाँ बेचते थे, यूरोपीय। तो इनका जो मोटिव था यूरोपीय कंपनियों का कि क्यों किसी मध्यस्थ के द्वारा हम खरीदें, हम डायरेक्टली खरीदेंगे तो क्या मिलेंगी, चीजें सस्ती मिलेंगी। तो ये अरब व्यापारियों की क्या करना चाहते थे, भारत से प्रभुता और मध्यस्थता को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए यूरोपीय कंपनियों का क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। ठीक, नेक्स्ट कारण यह था कि ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। आगे चलकर आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने भारत में स्थायी, जो आपके भारत में धार्मिक कुरीतियां हैं, उन धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के दिशा में कदम बढ़ाए। सती प्रथा का अंत करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया, और इन लोगों ने भारत में अपनी स्थायी आबादी को निवास करवाने के लिए भारत में जो आपकी विधवा महिलाएं थे, उन विडो महिलाओं के साथ जो है वो मैरिज या शादी करके वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने का भी प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ये अपनी खुद की स्थायी आबादी को भी भारत में बसाना चाहते थे, इसीलिए भी ये यहाँ पर आए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कि जो आपके मुगल लोग थे, मुगल लोग जो हैं वो इतने लंबे समय तक शासन पे रहे, लेकिन मुगल लोगों ने कभी भी समुद्री शक्ति के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया, नेवी के विकास पर ध्यान नहीं दिया ना उन्होंने। आप खुद जान लेते हैं कि भारत जो है वो 3 ओर से पूरा आपके समुद्र से घिरा हुआ है, और इतना बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र होने के बावजूद केंद्रीय स्तर पर जो सत्ता बैठी है वो आपके समुद्र या नेविगेशन या वहां से यातायात के लिए या जहाजरानी उद्योग, जलपोत उद्योग, इसके विकास के लिए आगे कोई ध्यान नहीं दिया। तो मुगलों ने जो ये समुद्री व्यापार है या वैश्विक व्यापार है, इसके तरफ कोई रुझान नहीं दिखाया, जिसके कारण इनको मौका मिला कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय व्यापारियों के भी जो जहाज हैं या माल है उनको पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए आयात कर, निर्यात कर, ये सारे चुंगी कर आदि वसूल भी सकेंगे। तो इन लोगों ने एक और चीज की कि जो आपके मुगल साम्राज्य था उसके द्वारा जो समुद्री मार्गों की उपेक्षा की गई थी, उस पर भी उन्होंने क्या दिया, ध्यान दिया कि हम जो है वो समुद्री व्यापार को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट कारण जाना यूरोपीय पुनर्जागरण के कारण। तो हमने ये भी बताया कि यूरोप में 13वीं-14वीं शताब्दी में क्या हुआ, पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण करने के कारण काफी सारी वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च आदि होने के कारण वहां मशीनीकरण हो गया, बहुत अधिक मात्रा में माल वस्तुओं आदि का उत्पादन होने लगा, जिनकी मांग यूरोप में तो कम थी क्योंकि वो कम जनसंख्या वाले देश हैं। तो इन्हें नए मार्केट की तलाश थी, इन्हें एक नए वैश्विक बाजार की तलाश थी, अधिक जनसंख्या वाले देश की तलाश थी जहां ये अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेच सके। ठीक है, तो इन्होंने यूरोपीय पुनर्जागरण के कारण जो वहां पर बौद्धिक क्रांति आई, वैज्ञानिक शोध और आविष्कार हुए, इसके कारण भी ये लोग जो है वो भारत में क्या हुए, आगे आए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों में मसालों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि जो कुस्तुनतुनिया के उस्मानिया तुर्क थे, उन लोगों ने
आपके दक्षिणी पश्चिमी यूरोपीय देश और दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देशों में अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए कई युद्ध कर रहे थे, और जो यूरोपीय देश में मसालों की मांग थी उसको पूरा करने के लिए वो बहुत अधिक कीमत में वृद्धि कर दिए थे। इस कीमत में हुई वृद्धि से परेशान कौन हुए? यूरोप निवासी हुए, और उन्होंने अरब व्यापारियों की बजाय सीधे एशिया की साधने का सोचा, जहां से मसाले और या अन्य चीजें उनकी आपूर्ति के लिए आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आई। ठीक है, तो हमने कारणों पर चर्चा की है, किसी को किसी भी कारण पे डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है कि यहाँ पर कौन कौन से कारण थे जिसके कारण यूरोपीय कंपनियां क्या हुई? भारत आई। ठीक है, तो इन कारणों के कारण यूरोपीय कंपनियां जो है वो क्या आई? भारत की तरफ आई, और भारत में उन्होंने क्या किया है? अपना उद्योग धंधा स्थापित किया है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इन यूरोपीय कंपनियों में प्रथम स्थान पर या पहली बार आने वाले लोग जो हैं वो कौन है? आपके पुर्तगाली। कौन है? आपके पुर्तगाली। तो ये जो पुर्तगाली लोग हैं इनका आगमन हुआ भारत में। प्रारंभ में ये जो पुर्तगाली लोग हैं जिनमें आपके पहली बार प्रयास बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया, दूसरी बार प्रयास जो है वो आपके वास्को डी गामा के द्वारा किया गया, और फाइनली वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। ठीक है, तो जब ये प्रयास हुआ तो पहले तो ये अपने राजा के प्रतिनिधि बनकर आते थे, और मुख्य रूप से ये व्यापारिक कंपनी या व्यापार के उद्देश्य से ही आते थे। आगे चलकर इन यूरोपीय देशों ने इन प्रतिनिधियों को अपने वायसराय के रूप में भी भेजा। किसके रूप में भेजा है? वायसराय के रूप में। तो शुरुआत में तो ये खोज के उद्देश्य से आए थे, बाद में ये वायसराय या प्रतिनिधि के रूप में भी भारत आएंगे। तो जो पुर्तगाल से आने वाले सभी पुर्तगाली यात्री हैं उनके नाम आप लोग पहले जान लीजिए। सबसे पहले भारत में जो पहुंचा उसका नाम क्या है? आपका वास्को डी गामा। दूसरा जो है वो है आपका पेड्रो अल्बारेस कैब्रियाल। ठीक है, तीसरा है आपका फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक, चौथा है अल्फांसो दी अल्बुकर, और पांचवा है आपका नूनो दी कुन्हा। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम एक एक आपके वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। इन लोगों ने भारत में क्या क्या कार्य किए, क्यों ये भारत आए थे, कैसे व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, क्या इन्हें कुछ नीतियां अपनानी पड़ी स्थानीय शासकों को मनाने के लिए, स्थानीय शासकों में इन्होंने फूट डालो शासन करो की जो नीति अपनाई है उसके लिए। तो जो भी कार्य इन लोगों ने किया है उसके संदर्भ में हम क्या करेंगे? अब एक एक को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया आप फिर से बताएं? वास्को डी गामा। सेकेंड, थर्ड फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर और नूनो दी कुन्हा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? आपका वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहां से आया था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से कहां तक पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। यहां इसको कौन मिल गया? अब्दुल मजीद। ठीक है, उसके माध्यम से फिर ये आपके कहां तक पहुंचेगा? केरल के कप्पकडापू बंदरगाह तक पहुंच जाएगा। कौन पहुंचेगा? आपका वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत तक के समुद्री मार्ग की क्या कर ली? खोज। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो वास्को डी गामा है ये इन क्षेत्रों से होकर गुजरा है जिनके नाम आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या इसके पहले भारत पहुंचने के लिए किसी ने प्रयास किया था वास्को डी गामा से पहले? तो पहला पुर्तगाली व्यक्ति अगर जो था वो था बार्थोलोम्यू डियाज। कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये भी भारत को खोजने के लिए, भारत के समुद्री मार्ग के खोजने के लिए निकला था। तो ये निकला आपके पुर्तगाल से, फिर आपके अफ्रीका महाद्वीप के साइड साइड में अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर तक, और होते होते कहां तक पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप। लेकिन इसको यहां से फिर भारत जाने का मार्ग नहीं मिला। किसको? बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक है, तो पहला अगर पुर्तगाली व्यक्ति या यात्री पूछे या पहला पुर्तगाली या यूरोपीय नागरिक जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज करी तो वो बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने कर दी? बार्थोलोम्यू डियाज। यहाँ तक का रास्ता इसने ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ के बाद वो जो है वो भारत तक का समुद्री मार्ग वो ढूंढ नहीं पाए। तो पहली चीज आपको याद रखना है किसके बारे में? बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में, जिसने किसकी खोज करी है? केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का रास्ता तो इसने खोज दिया, और उस रास्ते के थ्रू कौन आ गया? वास्को डी गामा आ गया। फिर वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से कहां पहुंच जाएगा? केरल के कप्पकडापू। यहाँ तक की बात है क्लियर? और जब ये यहाँ पहुंचा तो इसने इस अंतरीप को या इस केप ऑफ गुड होप को तूफानी अंतरीप का भी नाम दिया है। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, उत्तम आशा अंतरीप, आशा अंतरीप या तूफानी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो ये बात क्लियर है कि बार्थोलोम्यू डियाज कब आया? तो आंसर है 1487। कब आया? 1487। और अटलांटिक महासागर से कहां तक आया? आपके केप ऑफ गुड होप तक। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्या? ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, वास्को डी गामा। ठीक है, अब भारत तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा। और केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला बार्थोलोम्यो डियास। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये पहला पुर्तगाली यात्री है जो कहां तक पहुंचा, भारत पहुंचा। ठीक, उस समय किसके आदेश से पहुंचा था? पुर्तगाल के जो शासक थे जिनका नाम क्या है, जॉन हेनरिक। ठीक है, इनके आदेश से पहुंचा। और फिर आपने ये भी जान लिया कि अब्दुल मजीद ने उसको क्या कर दी, सहायता। किस बंदरगाह तक पहुंचा? केरल की। कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। और कहां पहुंचा? केरल में कालीकट के कप्पकड़ापू बंदरगाह तक पहुंचा था। ठीक है, तो इस बंदरगाह का नाम याद रखना है, कहां पर? कप्पकड़ापू बंदरगाह। इसका स्वागत वहां पर कौन करेगा? जमोरिन। ठीक है, वो क्या था, आपका एक हिंदू राजा था, उसने आपके इसका काफी स्वागत किया। वास्को डी गामा ने उससे अनुमति मांगी कि क्या मैं यहाँ से कुछ चीजें खरीद कर लेकर जा सकता हूँ क्या? तो उसने अनुमति दी और उसने काफी सारी चीजों को खरीदने के बाद क्या किया है, आपका लेकर गया। ठीक है, तो जब आप इसके जहाजी बेड़े की बात करेंगे तो इसके जो जहाजी बेड़ा है इसमें 4 जहाजी बेड़े वहां के शासक ने भेजे थे। ठीक है, और इसका जो मेन जहाज का नाम है वो है सेंट गैब्रियल। क्या नाम है? सेंट गैब्रियल। तो सेंट गैब्रियल नामक जहाज से ये भारत आया और यहाँ से जो काली मिर्च खरीद कर लेकर गया, उस काली मिर्च को जब वहां पर उसने अपने यात्रा व्यय काटने के पश्चात उसे बेचा तो उसको कितना लाभ हुआ? 60 गुना अधिक लाभ हुआ। जब 60 गुना अधिक लाभ होगा तो अन्य पुर्तगाली व्यापारी उसके अचानक से अमीर हो जाने पर क्या होंगे? बहुत खुश होंगे और उनके मन में भी लालच आएगा कि हम भी भारत के साथ क्या करने जाएं? व्यापार करने जाएं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके भारत के साथ व्यापार करने के लिए अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करा। अब ये बात कि पहली बार जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो सिर्फ एक नाविक के रूप में या भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करने के रूप में भारत आया। ठीक है, लेकिन बाद में वह वहां के शासक के प्रतिनिधि या वायसराय बनकर के आएगा, भारत आएगा। तो मूल रूप से आप देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार यात्रा करेगा। कितने बार? 3। पहली बार 1498 में, इसके बाद 1502 में, और लास्ट टाइम जो आपका करेगा वो करेगा 1524 में। जब 1524 में वास्को डी गामा भारत आएगा तो इसमें इस वाले जब वो आएगा तब वो वायसराय बनकर आएगा। तब वो क्या बनकर आएगा? वायसराय। और वायसराय बनकर जब वो भारत आएगा तो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा था, परंतु उसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। कोचीन शहर में इसकी मृत्यु हो जाएगी और वहीं पर उसको क्या कर दिया जाएगा? उसकी समाधि भी है। किसकी? आपके वास्को डी गामा। तो पहला पुर्तगाली जिसकी मृत्यु भारत में हुई वायसराय के रूप में, वो आपका वास्को डी गामा ही है। वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कितने बार की है? 3 बार की। पहली बार 1498, फिर 1502 और 1524। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका यात्री कौन आएगा? पेड्रो अल्बारेज कैब्रियाल। तो वहां से अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।